हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथ में चैप्टर नंबर 5.8 का लेक्चर नंबर 2। क्योंकि इससे पहले आज हम मध्यमान प्रमेय चालू करेंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में आप जो रोले का प्रमेय है, सबसे पहले रोले का प्रमेय होता था, उसके बाद क्या है मध्यमान प्रमेय। तो चलिए आज हम देखेंगे आसानी तरीके से मध्यमान प्रमेय क्या है, और मध्यमान प्रमेय में जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है हम उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेकर भी हल करेंगे। तो चलिए आसानी से उसको हल कर लेंगे। चलिए मध्यमान प्रमेय है उसको पहले समझेंगे। यह देखिए परीक्षा की दृष्टि से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मध्यमान प्रमेय है। मध्यमान प्रमेय तो नहीं आता है, सिद्ध करने के लिए नहीं आता है, बल्कि क्या आ जाता है मध्यमान प्रमेय का जो क्वेश्चन होता है वो आता है। तो मध्यमान प्रमेय यदि आप समझेंगे तभी तो उसका क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए हम देखते हैं आज मध्यमान प्रमेय। जो मध्यमान प्रमेय होता है वो रोले प्रमेय का क्या होता है, बड़ा रूप होता है। यानी मध्यमान प्रमेय क्या है, बाप है और रोले का है बेटा हो जाएगा। इस तरह समझ सकते हैं आप। मध्यमान प्रमेय क्या है, रोले प्रमेय का क्या है, बड़ा रूप है। ये क्या है, बड़ा रूप है, और रोले का प्रमेय क्या है, छोटा रूप है। चलिए इसको बड़ा रूप है तो समझ लेते हैं, और रोले का प्रमेय तो हम समझ चुके हैं लेक्चर 1 में, और उसमें भी क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया था रोले के प्रमेय पर उसको भी आसानी से हल कर लिए हैं। चलिए अब इसको देखेंगे क्या दिया है हमारा मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए इसमें दो स्टेप जो होता है वो रोले का प्रमेय कई होता है, लेकिन तीसरा स्टेप उसमें जो एफ ए बराबर एफ बी होता है वो अलग हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, उसमें अलग हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। इसमें जो उसमें भी लिखे जो लिखे थे उसमें वही इसमें भी लिखेंगे, क्योंकि लिखना तो है, क्योंकि इसको तो सिद्ध करना है हमें। तो इसका मान तो निकालना नहीं है, बस इसमें क्या करना है, जो भी सवाल आएगा उसको सिद्ध कर देना है कि क्या है, मध्यमान प्रमेय है। तो मध्यमान प्रमेय के जब सिद्ध करते थे उसमें क्या होता था, बस लिखना होता है। इसमें भी लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या लिखने के लिए आएगा। चलिए क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे या अतः फलन एफ एक्स समवृत्त अंतराल ए कमा बी मान लेते हैं कोई समवृत्त अंतराल तो आप समझ चुके हैं क्या होता है, बताया ना। समवृत्त अंतराल क्या होता है, वो समवृत्त अंतराल में बड़ा कोष्ठक होता है, यानी जो विवृत्त रहेगा वो छोटा कोष्ठक होगा, और जो समवृत्त रहेगा वो बड़ा कोष्ठक होगा। यानी बड़ा कोष्ठक का मतलब और छोटा कोष्ठक का मतलब आप 11 में भी समझ चुके हैं, और लेक्चर नंबर 1 देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा कोष्ठक में क्या होगा और छोटा कोष्ठक में क्या होगा। ये तो हम आसानी से समझ चुके हैं। चलिए हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा कोष्ठक में ए कमा बी हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, समवृत्त अंतराल ए कमा बी समवृत्त अंतराल ए कमा बी इस प्रकार परिभाषित हैं कि क्या है, इस प्रकार परिभाषित है कि पहला क्या होता है, पहला उसमें भी होता है कि फलन एफ एक्स समवृत्त अंतराल ए कमा बी, समवृत्त मतलब बड़ा कोष्ठक ए कमा बी में ए कमा बी पर क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। ए कमा बी पर संतत हो, इस प्रकार परिभाषित है कि पहला क्या होगा, फलन एफ एक्स समवृत्त अंतराल ए कमा बी पर क्या हो, संतत हो। और दूसरा क्या हो जाएगा, फलन एफ एक्स विवृत्त अंतराल ए कमा विवृत्त मतलब अभी बताया क्या होगा, छोटा कोष्ठक। तो छोटा कोष्ठक हो गया। तब समवृत्त विवृत्त अंतराल ए कमा बी पर अवकलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवकलित है। इस तरह हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, इसमें तीसरा दो ही स्टेप होता है, और तीसरा तो होता है दो। इस तरह अगर दो यदि फलन संतत हो जाए और अवकलित हो जाए ना, तो इसमें लिख लेंगे अतः इसमें विवृत्त अंतराल ए कमा बी में एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु ऐसा भी होगा जो एफ डैश सी क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए पर क्या होगा वो बिंदु वो माना जाएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं। दो ही इसमें स्टेप होता है, दो अगर कर लिए तो आप कह सकते हैं कि यह क्या है, यह समवृत्त, यह क्या है, मध्यमान प्रमेय को लागू करता है। तो चलिए हम लिख लेंगे
इस तरह हो गया ना। तो अतः अतः समृद्ध अंतराल विवृत लिख रहे हैं, समृद्ध नहीं होता है, क्या होता है इसमें विवृत अंतराल होता है। विवृत अंतराल क्या होता है, छोटा कोष्ठक में a कमा b, विवृत अंतराल a कमा b में एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु ऐसा भी है, लिख लेते हैं कम से कम एक बिंदु ऐसा भी होगा जो f डैश सी, क्या हो जाएगा f डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा क्या हो जाएगा b माइनस ए हो जाता है। यही होता है बस। क्या होता है, अतः विवृत अंतराल a कमा b में कम से कम एक बिंदु ऐसा भी होगा जो f डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा b माइनस ए हो जाता है, जहाँ c एलिमेंट क्या हो जाता है, एलिमेंट समृद्ध अंतराल a कमा b हो जाता है। विवृत अंतराल होता है c एलिमेंट a कमा b। जो c आएगा इसमें एक मान निकालेंगे ना, c का मान निकालते हैं, जो c आएगा वो क्या होगा, c का मान जो आएगा वो a और b के बीच ही होगा। जो a और b के बीच में जो अंतराल दिया होगा उसी के बीच में c का मान आएगा। यदि इससे अलग आता है तो भी यह क्या है, मध्यमान प्रमेय को लागू नहीं करेगा। a कमा b के अभी अगर अंदर आता है तो वो मध्यमान प्रमेय को लागू करेगा। तो चलिए इस तरह हम मध्यमान प्रमेय का ये जो उसका जो लिखना होता है वो लिख लिए। अब चलिए अब चलेंगे, हमारा सवाल क्या दिया है, हम सवाल देखेंगे तो मध्यमान प्रमेय में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे एनसीईआरटी का कौन सा सवाल जो दिया है वो करते हैं। तो देखिए इसमें एनसीईआरटी में दिया है कि एनसीईआरटी में दिया है 2 नंबर का सवाल तक कर चुके थे। अब तीसरा दिया है कि इसमें यदि f संबंधी -5,5 r एक संतत फलन है और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य न होता है तो सिद्ध कीजिए कि f-5 बराबर नॉट इक्वल टू f5। इसको भी सिद्ध कर लेंगे इसी बार। तो चलिए इसको ये तो अभी सिद्ध करना है, तो अभी इसमें कोई नहीं बोला है कि किस पर हल करना है, या तो मधरोले का परिमेय पर कीजिए या मध्यमान का परिमेय पर कीजिए, आप कोई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले मध्यमान परिमेय वाला एक देख लेते हैं ताकि ये जो ये लिखे हैं स्टेप वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मध्यमान परिमेय को सत्यापित कीजिए, चलिए 4 नंबर करने के बाद हम 3 नंबर कर लेंगे। तो चलिए हम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a कमा b में f(x) x² माइनस 4x माइनस 3, क्या दिया है, अंतराल दिया है। f(x) का मान पर लिख लेते हैं, f(x) और क्या दिया है x² माइनस 4x माइनस 3, और a बराबर क्या दिया है, यहाँ पर a बराबर दिया है 1 और b बराबर क्या दिया है 4 दिया है, और f(x) अंतराल क्या है a का मान b दिया है और a का मान दिया ही है a1 और b का मान क्या दिया है 4 दिया है। इस तरह हमें क्या करना है, इसमें जो है मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है कि क्या इसमें मध्यमान प्रमेय होगा या नहीं होगा। देखिए ये क्या दिया है, बहुपदीय फलन के रूप में दिया है। तो जो बहुपदीय होता है वो क्या होता है, संतत भी होता है और अवकलित भी होता है। ये हम सिद्ध करके बता चुके हैं। यदि आप लेक्चर 1 नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा कैसे सिद्ध हो जाएगा। हम वहाँ पर सिद्ध करके भी बता चुके हैं कि क्या है, जो घात के रूप में होता है या जो बहुपदीय फंक्शन होता है वो क्या होता है, संतत होता है और अवकलित दोनों होता है। चलिए यहाँ से हम आसानी से लिख लेंगे इसको, पहले तो लिखना ही है हमको, इसका यही कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पर भी। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः फलन f(x), इसमें f(x) का मान दिया है x² माइनस 4x माइनस 3। अतः फलन f(x) समृद्ध अंतराल क्या दिया है, बड़ा कोष्ठक में यहाँ a का मान क्या है 1, तो लिख लेंगे 1,4। समृद्ध अंतराल 1,4 में इस प्रकार परिभाषित है कि पहला स्टेप क्या है कि फलन f(x)
यानी फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, फलन एफ एक्स समृद्ध अंतराल ए कमा बी, यानी ए कमान 1,4 हो जाएगा ना, समृद्ध अंतराल 1,4, अतः फलन एफ एक्स यहाँ पर लिख लेते हैं एक स्टेप। अतः फलन एफ एक्स क्या है, बहुपदीय फंक्शन है ना, तभी ना होगा हमारा 1 और 4 क्या हो जाएगा, संतत होगा, लिख लेंगे। अतः एफ एक्स बहुपदीय क्या है, बहुपदीय फलन है। तब हमारा क्या हो जाएगा, समृद्ध अंतराल ए कमा बी, समृद्ध अंतराल ए का मान क्या है 1,4, समृद्ध अंतराल 1,4 पर संतत है। इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, यह संतत है। और सेकेंड में लिख लेंगे कि क्या हो जाएगा, फलन एफ एक्स बहुपदीय फंक्शन है, इसमें भी लिख लेंगे बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है तो विवृत अंतराल किसमें, विवृत अंतराल छोटा कोष्ठक में 1,4 पर अवकलित है, लिख लेंगे ना, अवकलित हैं। इस तरह हमें आसानी से इसको लिख लेंगे। यह क्या है, संतत भी हो गया और अवकलित भी हो गया। जब संतत हो गया और अवकलित हो गया तो अब आगे लिखेंगे कि अतः विवृत अंतराल ए कमा बी यानी 1,4 में कम से कम एक बिंदु ऐसा भी होगा जो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बराबर बी माइनस ए होगा। चलिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा, अतः चलिए चेंज कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, अतः फलन एफ एक्स समृद्ध अंतराल, फलन एफ एक्स विवृत लिख लेंगे, विवृत अंतराल 1,4 में कम से कम एक बिंदु ऐसा भी होगा कि एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए बटा क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा ना, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए हो जाएगा। क्योंकि हमको बी का पता है और ए का मान तो पता है ना, क्योंकि ए का मान 1 दिया है और बी का मान 4 दिया है। और एफ डैश सी यानी एफ ऑफ एक्स का जब एक बार अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो चलिए हम एफ ऑफ बी का मान निकालेंगे और एफ ऑफ ए का मान निकालेंगे और एफ डैश सी का मान निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। अगर एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं एक बार, चूँकि एफ ऑफ एक्स क्या दिया है हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इस तरह हमारे क्या दिया, एफ ऑफ एक्स दिया है। तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स इसको एक बार अवकलन करेंगे तभी ना एफ डैश एक्स के रूप में लिखेंगे। ये हम समझा चुके हैं किसमें 5.7 अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एफ डैश एक्स यानी एक बार अवकलन, जब 2 बार अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश के रूप में लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार अवकलन करेंगे तो इसको एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा और ये माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1 होता है और अचर का अवकलन तो आप जानते ही है कि 0 होता है। यहाँ से एफ डैश एक्स निकल गया, यानी एक्स के स्थान पर क्या भर देंगे, सी भर देंगे, तो हमारा हो जाएगा एफ डैश सी। और यहाँ पर जब सी भर रहे हैं तो यहाँ पर भी सी ए लेना पड़ेगा, तो सी माइनस 4 हो जाएगा। एफ डैश सी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए निकालेंगे। चलिए एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ बी यानी बी का मान क्या है, बी का मान यहाँ पर 4 भरेंगे ना, तब क्या हो जाएगा एफ ऑफ 4। और यहाँ पर भर लेंगे एक्स के स्थान पर, अब बी भरे हैं ना, एक्स के स्थान पर क्या भरे हैं, बी भरे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर भी भर लेंगे, बी भरेंगे यहाँ पर, तो 4 भर लेंगे, तो 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 4 16 होगा, 16 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ बी भी निकाल लेंगे ना, इस तरह हो जाएगा ना। अब चलिए 16 में 16 जाएगा, कट जाएगा, तो ये 0 क्या आ जाएगी यहाँ पर -3। तो एफ ऑफ बी का मान क्या आ गया -3।
और एफ ऑफ ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ ए का मान क्या भरेंगे, 1 भरेंगे ना। एक्स के स्थान पर क्या भरे थे, ए भरे थे, और एक्स के स्थान पर 1 भर दिए, तो यहाँ पर भी एक्स के स्थान पर 1 भरना पड़ेगा ना। तो चलिए एक्स के स्थान पर क्या भर लेते हैं, 1 का स्क्वायर यानी 1, और 4 इंटू 1 बराबर 4, और -3 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 3 कितना हो जाएगा 7, -7, और -7 में से 1 जाएगा, -6 हो जाएगा। इस तरह एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ डैश सी, और क्या निकाल लिए हम, ए और बी। तो इसका मान यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी का मान निकालना है हमें ना। तो सी का मान निकालेंगे, ताकि जब हम सी का मान निकालेंगे तो जब सी आएगा जो मान, वो एलिमेंट ए कमा बी के अंदर ही होना चाहिए। यदि ए कमा बी के अंदर है तो हम कह सकते हैं क्या है, ये मध्यमान प्रमेय को लागू करता है। तो चलिए हम इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर लिख लेंगे, ये तो समझ में आ गया मध्यमान प्रमेय क्या होगा, इस तरह हम लिख लेंगे इसको। चलिए इसको अब लिखते हैं, यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर एफ डैश सी का मान निकालेंगे। चलिए लिख लेते हैं, एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश सी का मान सीधे भर देते हैं। चलिए एफ डैश सी का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2c - 4 बराबर एफ ऑफ बी का मान निकाले हैं -3, एफ ऑफ ए का मान निकाले हैं -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 बटे क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस और ये माइनस, +6 हो जाएगा। और b माइनस ए यानी b का मान 4 माइनस ए का मान 1, तो 1 हो जाएगा, b माइनस 1 हो गया इस तरह। अब चलिए यहाँ पर 2c - 4 बराबर क्या हो जाएगा, -6, 3 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 बटे ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, 3 दिन कट के 1 हो जाएगा, तो 2c - 4 बराबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह 2c बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 2c बराबर 5, तो c बराबर क्या हो जाएगा 5/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 में आप 5 से भाग करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। यानी 2.5 क्या है, देखिए 1 और 4 के अंदर ही ना है, 1 से बड़ा और 4 से छोटा ही ना 2.5 किस में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, सी एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है 1,4 में ही ना स्थित है। तो इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, 1,4 के अंदर ही सी का मान स्थित है, यानी 2.5 क्या है, इसके अंदर ही स्थित है। इसलिए यह क्या है, जो मध्यमान प्रमेय है वो उसको लागू करता है। तो लिख लेंगे, अतः यह मध्यमान प्रमेय का सत्यापन करता है। तो लिख लेंगे, अतः यह मध्यमान प्रमेय को सत्यापन करता है। तीसरा लिख लेंगे ना, क्या लिख लेंगे, अतः यह मध्यमान प्रमेय को क्या करता है, सत्यापन करता है। इस तरह हम जो 4 नंबर सवाल है उसको आसानी से हल कर लिए, आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। चलिए अब 4 नंबर हो गया ना, अब चलिए 3 नंबर हम आसानी से आपको बता देंगे। तो चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखते हैं, इस तरह हमारा 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि देखिए 3 नंबर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दिया है। यदि f संबंध है, बड़े कोष्टक में दिया है -5,5 टाइम्स 2 रियल नंबर, एक संतत फलन है। पहले से बोला है कि क्या है, एक संतत फलन है। और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर क्या है, शून्य नहीं होता है, यानी f डैश x कोई भी बिंदु हो उस पर शून्य नहीं होता है। इस तरह किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो सिद्ध कीजिए कि f - 5 नॉट इक्वल टू क्या है, f5। बस इसमें इतना ही क्वेश्चन बोला है, और इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यही ना कि क्या सिद्ध करना है, f - 5 नॉट इक्वल f5 दिया है, इस तरह हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम आसानी से इसको सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम इसको, जब सिद्ध करना है f - 5 और f5, तो यहाँ से a का मान हम लिख लेंगे, क्या है -5 है ना, क्योंकि a का मान क्या हो जाएगा -5 और b का मान क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह हम a का मान और b का मान पता कर लिए। तो हम जब इसमें हमें ये सिद्ध करना है तो हम किसको उठाएंगे, मध्यमान प्रमेय को लेंगे। तो चलिए मध्यमान प्रमेय से हम इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, या आप किस पर, रोले प्रमेय पर भी सिद्ध कर सकते हैं। चलिए हम मध्यमान प्रमेय पर कर लेते हैं और आप रोले प्रमेय पर भी कर लीजिएगा। चलिए हम क्या लिख रहे हैं, मध्यमान प्रमेय से, मध्यमान
प्रमेय से। तो मध्यमान प्रमेय क्या होता है? तो यदि फलन f(x) क्या दिया है? यदि फलन f(x) समवृत्त अंतराल a, b, यानी a का मान क्या है? -5, -5 समवृत्त अंतराल -5, पर -5 पर इस प्रकार परिभाषित है कि है कि क्या इस प्रकार परिभाषित है कि पहला क्या दिया था? पहला देखिए यह क्या है? पहले से बोला है कि एक संतत फलन है, तो पहला सिद्ध करना था कि फलन f(x) समवृत्त अंतराल किसमें? समवृत्त अंतराल -5, 5 क्या है? -5, पर संतत है। पहला यही सिद्ध करना होता था कि -5, पर क्या है? संतत है। यह सवाल ही में बोल दिया कि यह क्या है? संतत है। अब दूसरा क्या देखिए, हमें सिद्ध करना होता था कि यह क्या है? अवकलित है। विवृत अंतराल -5, पर अवकलित है। तो अवकलित के लिए क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर दिया है f(x) नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। यानी f(x) जो आ रहा है, यानी f(x) का जो अवकलन कर रहे हैं वो 0 के बराबर बस नहीं आ रहा है। यानी जब 0 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी 0 से या तो बड़ा आएगा और या तो छोटा आएगा। क्या? या तो बड़ा आएगा और या तो छोटा आएगा, बस 0 के बराबर नहीं आ रहा है। यानी क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, यही ना आएगा। यानी क्या अवकलन आ रहा है ना उसका, f(x) का है अवकलन ही है, अवकलन ही किया है ना, तभी ना f(x) के रूप में लिखा है। बस 0 नहीं आ रहा है, यानी उसका मान कुछ आ रहा है, यानी अवकलन हो रहा है। तो यह क्या है? अवकलित है ना, क्योंकि अवकलन हो रहा है उसका, यह अवकलित है। क्योंकि 0 नहीं आ रहा है बस, यानी अवकलन हो रहा है, तभी तो कुछ मान आ रहा होगा, या तो बड़ा आ रहा होगा या तो छोटा आ रहा होगा। हमें तो नहीं पता है क्या आ रहा है, बस ये पता है हमको कि क्या आ रहा है? 0 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी 0 से बड़ा आ रहा होगा या 0 से छोटा आ रहा होगा। हमें ये इतना पता है कि अवकलन बस 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इसको क्या लिख लेंगे? यह अवकलन भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर f(x) का मान कुछ आ रहा है। तो लिख लेंगे फलन f(x) विवृत अंतराल यहाँ पर बड़ा कोष्टक में होगा, क्योंकि यह क्या है? समवृत्त है। तो समवृत्त मतलब बड़ा कोष्टक, विवृत अंतराल मतलब छोटा कोष्टक। विवृत अंतराल -5, पर क्या है? पर अवकलित है ना, अवकलित है। जब संतत हो गया, संतत भी हो गया और अवकलित हो गया, तो इसमें एक बिंदु ऐसा भी होगा कि जो f(x) f(c) बराबर f(b) - f(a) बटा b - a, वो उस बिंदु को सत्यापन करेगा। चलिए फिर लिख लेते हैं। अतः फलन f(x) में समवृत्त, विवृत न लिखेंगे, विवृत अंतराल -5, में एक बिंदु, कम से कम लिख लेते हैं, 5, में कम से कम एक बिंदु, ऐसा भी होगा कि f(c) बराबर f(b) - f(a) बटा क्या हो जाएगा? b - a हो जाएगा। तो b - a कर देंगे, इस तरह हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर f(x) नॉट इक्वल क्या दिया है? 0 दिया है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर f(x) नॉट इक्वल क्या है? 0 है। यानी जब f(x) नॉट इक्वल 0 है, तो f(c) भी नॉट इक्वल 0 हो जाएगा। इस तरह हम लिख लेंगे इसको, f(c) भी नॉट इक्वल 0।
एफ डैश सी भी नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरफ जब एफ डैश नॉट इक्वल जीरो है तो एफ डैश सी भी नॉट इक्वल जीरो हो जाएगा। और एफ डैश सी का मान क्या है, यही ना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल जीरो के बराबर नहीं होएगा। जब एफ डैश सी नॉट इक्वल जीरो है तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल जीरो के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसके स्थान पर एफ डैश सी के स्थान पर बी एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, हम क्या लिख लेंगे, एफ ऑफ बी, ये चूंकि ये क्या है, चूंकि एफ ऑफ एफ डैश एक्स नॉट इक्वल जीरो है, इसलिए एफ डैश सी बराबर नॉट इक्वल जीरो है, इसलिए लिख लेते हैं, इसलिए चूंकि और इसलिए हो गया। अब लिख लेंगे तब लिख लेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो होगा ना, क्योंकि जब एफ डैश सी नॉट इक्वल जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल जीरो के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ बी माइनस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो ही ना होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करोगे तो जीरो ही आएगा। चलिए इस तरह क्या हो जाएगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। अब चलिए इसको उधर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी नॉट इक्वल एफ ऑफ ए हो जाएगा ना, एफ ऑफ बी नॉट इक्वल एफ ऑफ ए। इस तरह हम इसको आसानी से सिद्ध कर लेंगे, यही ना प्रूफ करना था, प्रूफ लिख दो या इति सीधम लिख दो, या हिंदी शब्द इति सीधम और इंग्लिश शब्द प्रूव्ड। इस तरह हम प्रूव्ड लिख लिए ना। तो चलिए एफ ऑफ बी नॉट इक्वल एफ ऑफ ए, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए क्या सिद्ध करना था, एफ ऑफ -5, यानी ए बी का मान क्या है, बी का मान देखिए यहाँ पर बी का मान 5 दिया है, तो लिख लेंगे बी का मान 5 लिख लेंगे यहाँ पर, और नॉट इक्वल ए का मान क्या दिया है, ए का मान क्या दिया है, -5, यहाँ पर लिख लेंगे ए का मान -5। इस तरह यही ना सिद्ध करना है, एफ ऑफ 5 नॉट इक्वल एफ ऑफ -5, बी के रूप में लिखो या 5 के रूप में लिखो, क्योंकि बी का मान तो हमें पता है कि 5 है और एफ ऑफ ए का मान हमें पता है कि -5 है। तो इस तरह हम इसको भी क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। इस तरह हमें यही सिद्ध करना था, जो हम सिद्ध कर लिए आसानी से। देखिए हम इसको क्या किए, मध्यमान प्रमेय से किया ना हल, आप इसको रोले प्रमेय से भी हल कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम मध्यमान प्रमेय से कर लिए, आपको देते हैं घर का क्वेश्चन, आपको देते हैं क्या, आप रोले प्रमेय से घर से करके आइएगा। चलिए इसको रोले प्रमेय से यदि आप कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से दोबारा पूछेगा, मैं कमेंट कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा बताऊंगा, उस रोले प्रमेय से बताऊंगा। मध्यमान प्रमेय से तो हल करा दिया, तो अब उसको किससे बताऊंगा, रोले प्रमेय से। तो चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन तक आसानी से 4 नंबर क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो चलिए आपको आसानी से समझ में सभी क्वेश्चन आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।